असद के राज में सीरिया में सिर्फ केमिकल हथियार ही नहीं बल्कि टॉर्चर कैंप्स भी चलते थे। टूनेशिया के देश में एक ऐसी घटना होती है जो पूरे मिडिल ईस्ट के रीजन को हमेशा के लिए बदल कर रख देती है। इसका नतीजा ये होता है कि पूरा का पूरा ये सीरिया का देश एक बेहद खौफनाक वॉर जोन बन जाता है। कई सारी सरकारें पलट जाती है, कई सारे तानाशाहों का सिंहासन उलट जाता है। हालत ये हो गई थी कि डेरा के शहर में टैंक्स भेजे जाते हैं असद के द्वारा। फ्यूनरल्स पर भी बैन लगा दिया जाता है क्योंकि वहां से प्रोटेस्ट बढ़ रहे थे और ये बशार अल असद की एक बहुत बड़ी बेवकूफी साबित होती है। आर्मी के अंदर ही रेबेलियन होना शुरू हो गया था, इसलिए सीरियन आर्मी अपने खुद के सोल्जर्स को गोली मारने लग गई और यहीं से ही शुरुआत होती है दोस्तों सीरिया में सिविल वॉर की। नमस्कार दोस्तों, 8 दिसंबर 2024 63 साल के राइटर बशार बारहूम सीरिया में अपने प्रिजन सेल में सुबह सुबह सोकर उठते हैं। ये पिछले 7 महीने से इस जेल में बंद थे और आज इनकी जिंदगी का आखिरी दिन होने वाला था। आज इन्हें फांसी पर चढ़ाया जाना था। असल में बात क्या है, वैसे तो बशार बारहूम सीरिया के डिक्टेटर बशार अल असद के सपोर्टर रहे थे, लेकिन कुछ टाइम पहले उन्होंने एक टेलीविजन इंटरव्यू दे दिया था जिसमें उन्होंने ईरान को क्रिटिसाइज कर दिया था। उन्होंने ईरान के देश पर सीरियंस को एक्सप्लॉइट करने का आरोप लगाया और बस इसी बात पर उन्हें जेल में डाल दिया गया था। 8 दिसंबर की सुबह को वो अपनी जिंदगी के आखिरी मिनट गिन रहे थे। उन्हें पता था कि कुछ ही देर में दरवाजा खुलेगा और सिक्योरिटी फोर्सेस उन्हें लेने आएंगी एग्जीक्यूशन के लिए। लेकिन जैसे ही दरवाजा खुलता है इन्हें दिखता है कि ये सीरिया की सिक्योरिटी फोर्सेस नहीं है, बल्कि ये तो असद के खिलाफ लड़ रही ऑपोजिशन के रेबल्स हैं। ये इन्हें मारने नहीं, ये इन्हें जेल से छुड़ाने आए हैं। इन्हें बताया जाता है कि सीरिया में असद का राज अब खत्म हो चुका है और अब ये पूरा देश ऑपोजिशन फोर्सेस के कंट्रोल में आ गया है। इस खुशखबरी की हड़बड़ में बारहूम जेल में अपना सेलफोन और अपना सामान भी नहीं ढूंढ पाते। वो सीधा दौड़ कर जाते हैं अपने घर और अपनी पत्नी और बेटियों को बताते हैं कि वो जिंदा है। इनकी किस्मत सही मायनों में हैरान कर देने वाली है। एक सरकार के गिरने की वजह से बशार बारहूम को लिटरली एक नई जिंदगी मिल गई। लेकिन पता है क्या दोस्तों, बशार बारहूम अकेले नहीं थे। इस दिन कई सारे और लोगों को मारा जाना था। सीरिया में ही सईद नया जेल में एक बच्चे को भी मारा जाना था जिसे बचा लिया गया। आज के वीडियो में आइए जानते हैं कहानी बशार अल असद की, सीरिया के वो डिक्टेटर जिन्हें एक समय पर आईसिस भी नहीं हरा पाई थी, लेकिन आज के दिन इनकी डिक्टेटरशिप 2 हफ्तों के अंदर अंदर ताश के पत्तों की तरह ढह गई। आखिर ये कैसे हुआ और अब सीरिया का क्या होने वाला है, ये है कहानी सीरिया की सिविल वॉर की। सन 1918 से पहले सीरिया का यह देश ऑटोमन एम्पायर का हिस्सा था। नक्शे पर देखिए आज के दिन के सीरिया के बॉर्डर्स कहां पर लाया करते हैं। इसके ईस्ट में मौजूद है इराक, साउथ में जॉर्डन और इजराइल, वेस्ट में लेबनान का देश और नॉर्थ में आता है टर्की। वर्ल्ड वॉर 1 में ऑटोमन एम्पायर को हराने के बाद जो यूरोपियन देश इस वॉर को जीते थे वो इस पूरे रीजन पर कब्जा कर लेते हैं और इन इलाकों को आपस में बांट लेते हैं। सीरिया का ये रीजन फ्रांस के हिस्से में आता है, तो 1918 से लेकर 1946 तक यहाँ फ्रांस का राज चलता है और यहाँ के लोग उसके खिलाफ रिवोल्ट करते हैं। कई लड़ाइयां होती हैं जिसके बाद जाकर साल 1946 में सीरिया को आजादी मिलती है फ्रांस से। लेकिन आजाद होते ही समस्याएं शुरू हो जाती हैं। सीरिया में अलग अलग धर्मों और सेक्ट्स में मानने वाले लोग रहते हैं। रिलीजियस डेमोग्राफिक्स पर एक नजर डालो। 2014 के डेटा के अनुसार यहाँ पर 74% लोग सुन्नी इस्लाम में मानते हैं, करीब 16% शिया इस्लाम में मानते हैं और 10% के आसपास क्रिश्चियंस हैं। इन 16% शिया मुस्लिम्स में से ज्यादातर लोग, करीब 12% एलेवाइट्स हैं। अब एलेवाइट्स एक और रिलीजियस सेक्ट है। कुछ लोग मानते हैं कि ये शिया इस्लाम से कंप्लीटली अलग है, लेकिन दूसरी तरफ कुछ लोग मानते हैं कि ये शिया इस्लाम का ही एक सब सेक्ट है। ये तो हुआ रिलीजियस कॉम्पोजिशन, लेकिन इसके अलावा एथनिसिटी के बेसिस पर भी 2 मेन ग्रुप्स हैं सीरिया में, अरब्स और कर्डिश लोग। अरब्स करीब 70-80% हैं और कर्ड्स, जिन्हें हिंदी में कुर्द लोग कहा जाएगा, ये करीब 10% के अराउंड है। जब सीरिया आजाद होता है तो पावर सुन्नी अरब्स के बड़े जमींदारों के हाथों में आ जाती है और ये बाकी लोगों को पावर में हिस्सा नहीं देते। इसी वक्त एक अरब नेशनलिस्ट बाथ पॉलिटिकल पार्टी पॉपुलर होने लगती है। ये एक सेक्युलर और सोशलिस्ट पार्टी थी, तो इसकी तरफ स्टूडेंट्स, माइनॉरिटीज और आर्मी के यंग ऑफिसर्स आकर्षित होने लगते हैं।
आजादी के पहले 10-15 सालों में कई सारी चीजें होती हैं, जैसे कि 1948 की अरब इजरायली वॉर, जिसमें सीरिया भी पार्टिसिपेट करता है। 1958 में एक यूनियन बन जाता है इजिप्ट और सीरिया के देशों का, और दोनों कंबाइन होकर एक नया देश बना लेते हैं, यूनाइटेड अरब रिपब्लिक। सीरिया में कई सारे मिलिट्री कूज देखने को मिलते हैं 1961 में, 1962, 1963, इन सब की डिटेल में मैं नहीं जाऊंगा, लेकिन मार्च 1963 के मिलिट्री कू के बाद होता क्या है कि आर्मी में बाथ पार्टी के सपोर्टर्स के हाथ में पावर आ जाती है। इस पॉलिटिकल पार्टी के अंदर भी एक इंटरनल पावर स्ट्रगल होता है, जिसके बाद नवंबर 1970 में जनरल हाफिज अल असद पावर सीज कर लेते हैं। An ambitious minister of defense seized control. His name was Hafiz al-Assad. 1971 में सीरिया के ये प्रेसिडेंट बन जाते हैं और जल्द ही सीरिया के देश में ये डिक्टेटरशिप एस्टैब्लिश करते हैं। इंटरेस्टिंग चीज ये है कि एक सुन्नी मुस्लिम डोमिनेटेड देश में ये खुद एक माइनॉरिटी से बिलोंग करते थे, ये एक अलावाइट थे, लेकिन इसके बावजूद भी जनता में ये पॉपुलर थे, क्योंकि इनके समय में इकोनॉमिक डेवलपमेंट और लैंड रिफॉर्म्स देखने को मिले, एजुकेशन को बढ़ावा दिया गया और मिलिट्री को मजबूत किया गया। ऐसा नहीं है कि ये क्रूर तानाशाह नहीं थे, बिल्कुल थे। पावर कंसोलिडेट करने के लिए ये अपने ओपोनेंट्स को रिप्रेस करते थे, जो भी इनके खिलाफ आवाज उठाता उसे दबा दिया जाता। जैसे कि 1982 में सुन्नी मिलिटेंट्स हमा ने हाफिज अल असद के खिलाफ रेबेल किया, लेकिन इनकी मिलिट्री ने जवाब में 20,000 लोगों को ब्रूटली मार दिया। इस घटना को 1982 का हमा मैसेकर करके बुलाया जाता है। धीरे धीरे जैसे साल बीतते गए, अलावाइट्स का कंट्रोल सीरिया पर बढ़ने लगता है। 1990s तक आते आते हाफिज बीमार रहने लगे थे। इनके बाद इनके बड़े बेटे बासिल सीरिया के प्रेसिडेंट बनने की रेस में सबसे आगे होते हैं। ये एक बड़े ही पॉपुलर और कैरिज्मेटिक मिलिट्री फिगर थे, लेकिन 1994 में एक कार एक्सीडेंट होता है। बासिल इस कार एक्सीडेंट में मारे जाते हैं। हाफिज के छोटे बेटे बशार अल असद उस वक्त लंदन में डॉक्टर की पढ़ाई कर रहे थे। ये आंखों का डॉक्टर बनने के लिए पढ़ रहे थे। ये सीरिया वापस आ जाते हैं। 10 जून साल 2000 हाफिज की एक हार्ट अटैक की वजह से मृत्यु हो जाती है और सीरिया के नए प्रेसिडेंट बनते हैं बशार अल असद। बशार को प्रेसिडेंट बनाने के लिए सीरिया का कॉन्स्टिट्यूशन भी बदला जाता है। इनके कॉन्स्टिट्यूशन के अनुसार प्रेसिडेंट की एज मिनिमम 40 साल होनी चाहिए थी, लेकिन इसे घटाकर 34 साल की उम्र कर दी जाती है, क्योंकि बशार खुद उस वक्त 34 साल के होते हैं। इनके पावर में आते ही चीजें बदलने लगती हैं। इनके पिता सीरिया को एक स्टेट कंट्रोल्ड इकोनॉमी की तरह चलाते थे। एक ऐसा सिस्टम था अभी तक जिसके हिसाब से हर कॉलेज ग्रेजुएट को सरकारी नौकरी और जनता को फ्री सर्विसेज और सस्ता खाना गारंटीड था। लेकिन बशार सीरिया को एक मार्केट ओरिएंटेड इकोनॉमी बनाने लगते हैं। धीरे धीरे ये सर्विसेज खत्म करी जाती हैं, अनएम्प्लॉयमेंट रेट बढ़ने लगता है। लोग अभी तक तानाशाही में जरूर रह रहे थे, लेकिन वो कुछ हद तक खुश थे। डेवलपमेंट उन्हें देखने को मिल रही थी, एजुकेशन मिल रही थी। लेकिन साल 2000 के बाद धीरे धीरे ये चीजें खत्म होने लगती हैं और फिर 2006 में एक भयंकर अकाल पड़ता है सीरिया में। इतना भारी ड्राउट पड़ता है सीरिया में कि ये 4 साल तक चलता है। इन 4 सालों में सीरिया की 60% जमीन रेगिस्तान में बदल जाती है और 80% से ज्यादा कैटल मारी जाती हैं। एक्सपर्ट्स इस ड्राउट के पीछे क्लाइमेट चेंज को जिम्मेदार ठहराते हैं। इसके बाद एक बहुत ही बड़े स्केल पर डेजर्टिफिकेशन देखने को मिलता है सीरिया का। ज्यादातर खाना अब सीरिया को बाहर के देशों से इंपोर्ट करना पड़ता है। खाने के प्राइसेस बढ़ते हैं, इन्फ्लेशन बढ़ती है। इसके अलावा सीरिया के जो ऑयल रिजर्व्स थे वो भी खत्म होने लगते हैं, जिससे तेल से आने वाला पैसा भी गिरने लगता है। जब लोगों का इस कदर जीना मुश्किल हो गया तो बशार अल असद के खिलाफ गुस्सा बढ़ने लगता है। 17 दिसंबर 2010 टूनेशिया के देश में एक ऐसी घटना होती है जो पूरे मिडिल ईस्ट के रीजन को हमेशा के लिए बदल कर रख देती है। टूनेशिया के एक छोटे से नगर में एक सब्जी वाला मोहम्मद बुआजीजी अपनी सब्जी का ठेला लेकर खड़ा होता है। तभी पुलिस उसके तराजू को छीन लेती है, क्योंकि उसके पास ठेला लगाने का परमिट नहीं था। वो इसकी शिकायत करने प्रोविंशियल गवर्नमेंट बिल्डिंग में गवर्नर के पास जाता है, लेकिन गवर्नर उसे मिलने से मना कर देता है। इसके बाद मोहम्मद बुआजीजी बाहर सड़क पर निकलकर अपने आप को आग लगा देता है।
इससे उसकी मौत हो जाती है, लेकिन आसपास खड़े लोग इसका वीडियो रिकॉर्ड करते हैं और सोशल मीडिया पर डाल देते हैं। ये वीडियो इस हद तक वायरल होता है कि इंटरनेशनल मीडिया तक पहुंच जाता है। लोग सड़कों पर उतरते हैं प्रोटेस्ट करने के लिए, और प्रोटेस्ट देखते ही देखते इतने बढ़ जाते हैं कि 1 महीने के अंदर अंदर टूनेशिया देश के डिक्टेटर बेन आली की सरकार गिर जाती है। زين العابدين بن علي قد غادر البلاد وأن الجيش استلم السلطة। तानाशाही के खिलाफ लोगों की ये ताकत देखकर बगल के देश इजिप्ट के लोग भी बड़े प्रभावित होते हैं। वहां के राष्ट्रपति होस्नी मुबारक के खिलाफ 25 जनवरी 2011 को प्रोटेस्ट शुरू होते हैं और 11 फरवरी तक आते आते इन्हें भी रिजाइन करना पड़ता है। ये आग तेजी से फैलने लगती है। लिबिया के देश में भी एक डिक्टेटर था, मुआम्मर गद्दाफी। उसके खिलाफ भी प्रोटेस्ट देखने को मिलते हैं। जनता सड़क पर उतर जाती है और 20 अक्टूबर 2011 को गद्दाफी को एक नाले से ढूंढकर निकाला जाता है जहां वो छुपे होते हैं और उन्हें मार दिया जाता है। 2010 से लेकर 2012 के बीच में कई सारे अरब देशों में भारी प्रोटेस्ट देखने को मिलते हैं। कई सारी सरकारें पलट जाती है, कई सारे तानाशाहों का सिंहासन उलट जाता है। मोरक्को, इराक, अल्जीरिया, लेबनान, जॉर्डन, कुवैत, ओमान, सूडान, इन सारी जगहों पर प्रोटेस्ट देखने को मिले। इस मूवमेंट को अरब स्प्रिंग का नाम दिया गया है। Protests that began 10 years ago in Tunisia spread across the region. इन सभी देशों में प्रोटेस्ट के पीछे कारण एक जैसे ही थे, बिगड़ती इकोनॉमिक हालत, बढ़ता पॉलिटिकल करप्शन, बढ़ती बेरोजगारी, बढ़ती महंगाई। फेसबुक और ट्विटर जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स का राइज भी इसी समय देखने को मिला था। इन प्लेटफॉर्म्स की मदद से लोगों को एक जरिया मिल पाया अपना गुस्सा निकालने का। पुलिस ब्रुटैलिटी और करप्शन के वायरल वीडियोस चारों तरफ फैलने लगे और सभी लोगों को एहसास होने लगा कि हमारे देश में अमीर लोग और अमीर बनते जा रहे हैं। सारे राजा महाराजा मजे में हैं और आम इंसान के लिए जीना मुश्किल हो रहा है। नौकरियों की सख्त कमी है। डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, टीचर्स या सिविल सर्वेंट्स, जब एक देश में नौकरियां होती हैं तो लोगों के पास पैसे खर्च करने की क्षमता ज्यादा होती है। इसी से ही सही मायनों में इकोनॉमी को बढ़ावा मिलता है। यहां मैं आपको बताना चाहूंगा दोस्तों टेक्स्ट बुक के बारे में। एक ऐसा प्लेटफॉर्म जो इंडिया के 800 से ज्यादा एग्जाम्स की तैयारी के लिए ट्रस्टेड है। चाहे वो यूपीएससी हो, एसएससी, बैंक्स, आईआईटी या नीट, सभी एग्जाम्स की तैयारी यहां पर करी जा सकती है। यहां आपको मिलते हैं 80,000 से ज्यादा मॉक टेस्ट, रियल टाइम रैंकिंग, डिटेल्ड सॉल्यूशंस और टेस्ट एनालिसिस जो आपकी तैयारी को नेक्स्ट लेवल पर ले जाते हैं। सबसे जरूरी बात, टेक्स्ट बुक पर लगभग 5.5 करोड़ स्टूडेंट्स ऑलरेडी तैयारी कर रहे हैं, तो आप उन्हीं एस्पिरेंट्स के साथ कंपीट करेंगे जो असली में एग्जाम में बैठेंगे आपके साथ। पब्लिक सोर्सेज के हिसाब से हर साल करीब 18 लाख लोग एसएससी सीजीएल का एग्जाम देते हैं। इनमें से 17 लाख से ज्यादा स्टूडेंट्स पहले से ही टेक्स्ट बुक पर रजिस्टर्ड हैं। यहाँ पर क्वेश्चंस इतने रेलेवेंट होते हैं जैसे कि आप रियल एग्जाम ही लिख रहे हो। टेक्स्ट बुक के एसएससी, जीडी, मॉक टेस्ट के कुछ क्वेश्चंस तो असली एग्जाम में भी आ गए थे। ये एक बहुत ही अफोर्डेबल प्लेटफॉर्म है जिसकी कीमत सिर्फ 60 रुपए पर मंथ से शुरू होती है। आप मेरा कूपन कोड ध्रुव इस्तेमाल करोगे तो आपको एक्स्ट्रा 12% ऑफ भी मिल जाएगा। इसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, जिसे आप क्लिक करके एक्सप्लोर कर सकते हैं खुद ही से ही। जरूर जाकर चेकआउट करो अगर आप किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, क्योंकि मुझे पूरा यकीन है ये आपके लिए बहुत यूजफुल होगा। अब टॉपिक पर वापस आते हैं। अरब स्प्रिंग का असर सीरिया पर भी देखने को मिलता है। इन प्रोटेस्ट के शुरुआती दिनों में बशार अल असद कहते थे कि सीरिया में इस तरीके के प्रोटेस्ट नहीं हो सकते, सीरिया इससे इम्यून है। लेकिन 6 मार्च 2011 सिचुएशन बदल जाती है। सीरिया के एक छोटे से शहर देरा में स्कूल के कुछ टीनेज लड़के दीवारों पर सरकार के खिलाफ स्लोगन्स लिखने लगते हैं। एजाक एल्दूर या डॉक्टर, जिसका मतलब था अब तुम्हारा नंबर है डॉक्टर। असद अपने खिलाफ किसी भी तरीके का प्रोटेस्ट बर्दाश्त नहीं कर सकता था। इन बच्चों को अरेस्ट कर लिया जाता है सीक्रेट पुलिस के द्वारा और इन्हें जेल में डालकर इनका टॉर्चर किया जाता है। जब इन बच्चों के पेरेंट्स और पड़ोसी लोग इन्हें छुड़ाने के लिए जाते हैं तो एक सरकारी ऑफिशियल इन्हें जवाब देता है कि बच्चों को भूल जाओ, अगर बच्चे चाहिए तो और बच्चे पैदा कर लो, और अगर बच्चे पैदा करने नहीं आते तो अपनी औरतों को हमारे पास ले आओ, हम पैदा कर देंगे। इसके बाद इस शहर में भी प्रोटेस्ट शुरू हो जाते हैं। इस घटना के अगले दिन हजारों लोग प्रोटेस्ट करने सड़क पर उतरते हैं। सीरियन आर्मी आती है शहर में और गोलियां चला देती है, जिसमें 4 लोग मारे जाते हैं। इनके फ्यूनरल्स पर और बड़े प्रोटेस्ट होते हैं। 23 मार्च को 15 प्रोटेस्टर्स को मार दिया जाता है और सैकड़ों लोग घायल होते हैं। इसके अलावा डेरा में पानी, बिजली और मोबाइल नेटवर्क्स बंद कर दिए जाते हैं। साथ में फ्यूनरल्स पर भी बैन लगा दिया जाता है क्योंकि वहां से प्रोटेस्ट बढ़ रहे थे।
30 मार्च 2011 असद एक भाषण देते हैं जिसमें वो इन प्रोटेस्ट को फॉरेन बैक्ड कंस्पिरेसी बताते हैं। वही टिपिकल टैक्टिक ऐसे पॉलिटिशियंस की कि भाई प्रोटेस्ट पसंद नहीं आ रहे तो इन्हें फॉरेन फंडेड घोषित कर दो। इसके बाद प्रोटेस्ट और बढ़ जाते हैं और साथ में क्रैकडाउन भी। 22 अप्रैल को लाखों की भीड़ सड़कों पर उतरती है और ह्यूमन राइट्स ग्रुप क्लेम करते हैं कि 100 से ज्यादा लोग मारे जाते हैं। 25 अप्रैल तक हालत ये हो गई थी कि डेरा के शहर में टैंक्स भेजे जाते हैं असद के द्वारा। In Dara, army tanks were used for the first time in this uprising against protesters. इस समय तक जगह जगह से रिपोर्ट आने लग गई थी कि सीरियन आर्मी के कई सारे सोल्जर्स प्रोटेस्टर्स पर फायर करने से मना कर रहे हैं। आर्मी के अंदर ही रेबेलियन होना शुरू हो गया था, इसलिए सीरियन आर्मी अपने खुद के सोल्जर्स को गोली मारने लग गई। जुलाई के महीने तक आते आते इतने सारे सोल्जर्स आर्मी के अंदर से रेबेल कर गए थे कि वो डिफेक्ट होकर अपनी एक अलग आर्मी बना लेते हैं, द फ्री सीरियन आर्मी। इन सभी प्रोटेस्टर्स का और फ्री सीरियन आर्मी का सिर्फ एक ही मकसद था, किसी भी हालत में देश को आजादी दिलाओ इस तानाशाह से। कुछ ही महीनों में ये फ्री सीरियन आर्मी असद की आर्मी को देश के कई सारे इलाकों से बाहर निकालने में सक्सेसफुल होती है। अलेप्पो और रक्का जैसे शहर इस फ्री सीरियन आर्मी के कंट्रोल में आ जाते हैं और यहीं से ही शुरुआत होती है दोस्तों सीरिया में सिविल वॉर की। Syria in turmoil fits perfectly into what experts say Al-Qaeda's leaders want. फ्री सीरियन आर्मी के साथ मिलकर प्रोटेस्ट करने वाले रेबेल्स साथ में मिलकर सीरियन नेशनल कोलिशन बनाते हैं। ये अपने आप को सीरिया की गवर्नमेंट इन एग्जाइल घोषित कर देते हैं कि असलियत में हम हैं सरकार सीरिया की। अमेरिका, टर्की, कतर, सऊदी अरेबिया और यूनाइटेड अरब एमिरेट्स जैसे देश इसे रिकॉग्नाइज भी कर लेते हैं। इन रेबेल्स के पास इतना ज्यादा पब्लिक का सपोर्ट था कि अगस्त 2012 में सीरिया के प्राइम मिनिस्टर रियाद हिजाब भी डिफेक्ट करके रेबेल्स के साथ जुड़ जाते हैं। लेकिन इस पॉइंट ऑफ टाइम तक धीरे धीरे ये सिविल वॉर सेक्टेरियन कॉन्फ्लिक्ट का रूप भी ले रही थी। जब 2011 में प्रोटेस्ट शुरू हुए थे तो वो नॉन सेक्टेरियन थे, यानी किसी भी धर्म या किसी भी समुदाय के खिलाफ नहीं थे। वो प्रोटेस्ट सिर्फ और सिर्फ असद की सरकार और असद के खिलाफ थे। लेकिन क्योंकि असद खुद एक माइनॉरिटी कम्युनिटी से बिलोंग करता था और उसने अपनी ही कम्युनिटी के लोगों को सरकार में ज्यादा जगह दे रखी थी और देश में जो ज्यादातर जनता थी वो सुन्नी मुस्लिम्स की थी, तो धीरे धीरे ये लड़ाई सुन्नी मुस्लिम्स वर्सेस सीरिया की बाकी माइनॉरिटीज की वॉर बन जाती है। ये दरारें इतनी गहरी बन जाती हैं जब बाकी और देश सीरिया में अपनी टांग अड़ाते हैं। टर्की, कतर और सऊदी अरेबिया के देशों ने सीरिया के रेबेल्स का साथ देना शुरू कर दिया था। यहाँ तक कि पैलेस्टीन में हमास का जो ग्रुप है उन्होंने भी असद का साथ छोड़कर रेबेल्स का साथ देना शुरू कर दिया था। क्या कारण था इसके पीछे? एक बड़ा कारण ये था कि ये सभी देश सुन्नी मेजॉरिटी देश थे। वहीं असद के सपोर्ट में आते हैं ईरान जैसे देश और हिजबुल्लाह जैसे ग्रुप्स जो कि शिया मेजॉरिटी है। इसके अलावा 2015 तक आते आते कई सारे नॉन मुस्लिम देश भी इस वॉर में घुस जाते हैं। अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस और जर्मनी रेबेल्स की साइड हो जाते हैं और रशिया जैसे देश असद को साथ देने लगते हैं। यूनाइटेड नेशंस में सीरिया के खिलाफ पॉलिटिकल ओपोनेंट्स पर क्रैकडाउन को लेकर कई प्रपोजल्स लाए जाते हैं, लेकिन रशिया और चाइना इनको वीटो कर देते हैं। यहां शायद आप सोचोगे कि आखिर क्या कारण था कि इतने सारे बाकी देश सीरिया की इस वॉर में घुस गए। इसके पीछे कारण था दोस्तों आईसिस का आतंकवादी संगठन। यहां हमारी कहानी में एंट्री होती है एक्सट्रीमिस्ट मिलिटेंट ग्रुप्स की। जब सीरिया में ये सिविल वॉर चल रही थी 2012 के अराउंड, अल-कायदा के लोग बहुत ध्यान से ये सब देख रहे थे और इसका फायदा उठाने की फिराक में थे। जनवरी 2012 में जबहत अल-नुसरा नाम का एक ग्रुप बनता है जो अपने आप को अल-कायदा का सीरियन फ्रेंचाइज घोषित कर देता है। फरवरी 2012 में अल-कायदा का चीफ सभी सुन्नी मुसलमानों को सीरियन सरकार के खिलाफ जिहाद छेड़ने की अपील करता है। अब दिलचस्प बात यह है कि इसके पीछे भी बशार अल असद का एक रोल था। मिड 2011 में असद ने सैकड़ों कट्टरवादी एक्सट्रीमिस्ट मिलिटेंट्स को जेलों से बाहर रिहा कर दिया। ये लोग असद के खिलाफ ही हथियार उठाने वाले थे, लेकिन फिर भी असद ने इन्हें जेल से बाहर छोड़ दिया। इसके पीछे एक बड़ी चाल थी। असद खुद को अच्छा दिखाने के लिए अपने से बुरा एक विलन बनाना चाहता था। असद दुनिया को दिखाना चाहता था कि वो सेक्युलर है और जिहादी ताकतों से लड़ रहा है, और ऐसा करके वो ऑपोजिशन में बैठे रेबेल्स को इन एक्सट्रीमिस्ट के साथ जोड़ना चाहता था। धीरे धीरे जबहत अल-नुसरा बढ़ने लगा और फ्री सीरियन आर्मी का प्रभाव कम होने लगा। अमेरिका ने फ्री सीरियन आर्मी को यह कहकर हथियार देने से मना कर दिया कि ये हथियार एक्सट्रीमिस्ट के हाथों में जा सकते हैं। दूसरी तरफ आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई का बहाना देकर अब असद की फोर्सेस वॉरप्लेन्स और हेलीकॉप्टर्स का इस्तेमाल करने लगी रेबेल बेसिस पर मिसाइल्स और बैरल बॉम्ब से अटैक करने के लिए। दिसंबर 2012 अमेरिका जबहत अल-नुसरा को एक आतंकवादी संगठन घोषित कर देता है, लेकिन इसका उल्टा ही असर होता है। अगले ही दिन सीरिया में बहुत से लोग मार्च निकालते हैं और प्रोटेस्ट करते हुए कहते हैं, सीरिया में इकलौता आतंकवाद सिर्फ असद कर रहा है।
है। 8 अप्रैल 2013 अबू बकर अल बगदादी ने इस्लामिक स्टेट ऑफ इराक को जबहत अल नुसरा के साथ मिलाकर इस्लामिक स्टेट ऑफ इराक एंड सीरिया बना दिया। शॉर्ट में कहा जाए तो ISIS या फिर ISIL। इसी दौरान सीरियन रेबल्स के खिलाफ केमिकल हथियारों का भी इस्तेमाल किया गया। अप्रैल 2013 में ही अमेरिका ने कहा कि सीरिया ने अपने ही लोगों पर केमिकल वेपन्स यूज किए हैं। नर्व एजेंट सारिन एक गैस है जिसकी वजह से लोगों की मसल्स पैरालाइज हो जाती हैं और सांस आनी बंद हो जाती है। इंटरनेशनल लॉ के हिसाब से दूसरे देशों से लड़ाई करते वक्त भी ऐसे केमिकल हथियारों का इस्तेमाल करना सख्त मना है, लेकिन सीरिया ने एक बार नहीं बल्कि कई बार अपने ही लोगों पर ये केमिकल हथियार इस्तेमाल किए। 21 अगस्त 2013 की इस घटना में 1000 से ज्यादा लोग मारे गए केमिकल वेपन्स की वजह से। यानी मीन ضل من عيلتك طيب बस यूनाइटेड नेशंस के वेपन्स इंस्पेक्टर सीरिया में जाते हैं और वहां उन्हें सेरिन गैस के इस्तेमाल का सबूत मिलता है। यूएन के सेक्रेटरी जनरल इसे एक वॉर क्राइम बताते हैं। उस वक्त के अमेरिकन प्रेसिडेंट बैरक ओबामा कहते हैं कि एक रेड लाइन थी जिसे कभी पार नहीं करना चाहिए था, और इसे क्रॉस करने का मतलब है कि अमेरिका की तरफ से मिलिट्री एक्शन देखने को मिलेगा। A red line for us is we start seeing a whole bunch of chemical weapons moving around or being utilized. That would change my calculus. That would change my equation. लेकिन असद के राज में सीरिया में सिर्फ केमिकल हथियार ही नहीं बल्कि टॉर्चर कैंप्स भी चलते थे। इनका एक बड़ा इनफेमस प्रिजन है सेदनया प्रिजन, जिसमें हजारों लोगों को मौत की सजा दी गई। ये दमास्कस शहर के पास एक पहाड़ी के ऊपर था। इस कैंप को 1986 में बनाया गया था, लेकिन सिविल वॉर के टाइम पर इसे मेन प्रिजन कैंप बना दिया गया, जिसमें रेबल्स से लिंक के शक में लोगों को जेल में डाला जाता था। लेकिन सिर्फ इतना ही नहीं, कुछ लोगों को तो इस जेल में सिर्फ इसलिए डाल दिया जाता था क्योंकि वो एक ऐसे एरिया में रहते थे जहां असद के खिलाफ प्रोटेस्ट हुए थे। जेल में बंद कैदियों ने बताया कि कितनी बेरहमी से उनका टॉर्चर किया जाता था। कैदियों को लोहे के डंडों से, केबल से और बिजली के करंट से पीटा जाता था। इन्हें उल्टा लटकाकर पानी में डुबोना बड़ा कॉमन था। जेल में कैदियों के आपस में बात करने पर भी बैन लगा था। हालत यहाँ इतनी खराब थी कि इमेजिन करना मुश्किल है। मैं आपको ये चीजें वीडियो पर बता भी नहीं सकता, लेकिन इतना जरूर बता सकता हूं कि एमनेस्टी इंटरनेशनल ने अपनी रिपोर्ट में इस जेल को एक ह्यूमन स्लॉटर हाउस बताया था। 2011 से लेकर 2018 के बीच में इस एक प्रिजन कैंप में 30,000 से ज्यादा लोग मारे गए। दूसरी तरफ आईसिस के राज में जिस तरीके से लोगों को ट्रीट किया गया वो भी सेम लेवल की क्रूरता थी। 2015 तक आते आते आईसिस ने सीरिया के 1/3 और इराक के करीब 40% हिस्से पर कब्जा जमा लिया था। यहाँ इन्होंने अपना कैलिफेट घोषित किया और नॉर्थ सीरिया में स्थित रक्का शहर को अपना कैपिटल डिक्लेयर कर दिया। इस समय के बीच ये आईसिस कंट्रोल्ड रीजन अपने आप में एक इंडिपेंडेंट कंट्री की तरह एक्ट करता था। इन्होंने अपनी सरकार बनाई, अपने कानून और यहाँ तक कि अपनी करेंसी तक बना डाली, इस्लामिक स्टेट करेंसी। 2015 के एंड तक ये इतने बड़े एरिया पर रूल कर रहे थे जो आप नक्शे में देख सकते हो। ऑलमोस्ट 12 मिलियन लोग इनके राज के अंडर आते थे। आईसिस ने एक भयंकर जेनोसाइड किया उन सभी माइनॉरिटीज के खिलाफ जो इस एरिया में रहते थे। इसके अलावा इन्होंने सैकड़ों कल्चरल साइट्स को तबाह कर दिया और इनके द्वारा किए गए वॉर क्राइम्स इतने एक्सट्रीम थे कि दुनिया का ऑलमोस्ट हर एक देश इनके खिलाफ हो गया। यूनाइटेड नेशंस से लेकर अमेरिका, रशिया, इंडिया, यूरोपियन यूनियन, इराक, टर्की, सऊदी अरेबिया, यूएई, मलेशिया, इजिप्ट, सिंगापुर, ताइवान, चाइना और इवन तालिबान कंट्रोल्ड अफगानिस्तान, इन सब ने आईसिस को आतंकवादी संगठन घोषित कर दिया। आईसिस को खत्म करने के लिए अमेरिका और उसके एलाइज डायरेक्टली सीरियन वॉर में इन्वॉल्व हो जाते हैं और अपनी मिलिट्री भेजते हैं। साथ ही में रशियन सरकार भी कहती है कि वो आईसिस के खिलाफ है और वो कहते हैं कि हम सीरियन सरकार को सपोर्ट करेंगे आईसिस के खिलाफ इस लड़ाई में। लेकिन बाद में ये सामने आता है कि रशिया आईसिस से लड़ने के नाम पर सीरिया में मौजूद रेबल्स को भी टारगेट कर रहा था और सिविलियंस को भी मार रहा था। और यही वो पॉइंट है दोस्तों जिस पॉइंट से सीरियन वॉर बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड बन जाती है। सोचकर देखो, एक तरफ यूएसए और रशिया लड़ रहे होते हैं। यूएसए असद के खिलाफ है, रेबल्स को सपोर्ट कर रहा है, लेकिन रशिया असद के सपोर्ट में लड़ रहा है। लेकिन ये दोनों ही साइड्स आईसिस के खिलाफ भी लड़ रही होती हैं। असद के खिलाफ सीरियन ऑपोजिशन होती है, आईसिस होती है और कर्ड्स भी होते हैं। आईसिस के खिलाफ असद, सीरियन ऑपोजिशन और कर्ड्स लड़ रहे होते हैं और बीच में यहाँ टर्की भी इन्वॉल्व हो जाता है। टर्की और कर्ड्स की सालों से अपनी लड़ाई चल रही होती है, तो कर्ड्स की सीरिया में पावर बढ़ते देख टर्की कर्ड्स के खिलाफ लड़ने आ जाता है।
लेकिन इन कर्ड्स को अमेरिका का सपोर्ट मिल रहा होता है, तो इस जगह पर टर्की अमेरिका के खिलाफ हो जाता है और ईरान और हिजबुल्लाह भी असद के सपोर्ट में लड़ रहे होते हैं, लेकिन आइसिस के खिलाफ लड़ रहे होते हैं। इसका नतीजा यह होता है कि पूरा का पूरा ये सीरिया का देश एक बेहद खौफनाक वॉर जोन बन जाता है। यही कारण है कि आपने वीडियोस देखे होंगे, पूरे के पूरे शहर चकनाचूर हो गए हैं, सिर्फ मलबा पड़ा है और टूटी फूटी बिल्डिंग है, पूरे के पूरे शहर तबाह हो गए। इसी की वजह से हमें 2015-16 में सीरियन रेफ्यूजी क्राइसिस देखने को मिलती है। Syria is miserable. We were escaping airstrikes, barrel bombs and ISIL. We're tired. इतने सारे अलग अलग ग्रुप्स और देश अगर एक जगह पर लड़ेंगे तो आम जनता क्या करेगी? उनके लिए कोई रहने लायक जगह नहीं बचती। 2016 तक आते आते एक बड़े मिलिट्री कैंपेन के बाद सीरियन आर्मी अलेप्पो शहर का कंट्रोल रेबल्स से छीन लेती है। Syrian army forces are now in control of more than 90% of the city since it began an operation to take back control of Aleppo. अमेरिका की कोalition ने आइसिस पर हजारों एयर स्ट्राइक्स की, जिसकी मदद से कर्डिश फोर्सेस नॉर्थ सीरिया में आइसिस को लगभग खत्म कर देती है। बाकी इलाकों में असद की फोर्सेस भी रशिया के सपोर्ट की मदद से आइसिस को पीछे ढकेल देती हैं। वहीं बगल के इराक के देश में भी इराकी सेना आइसिस के खिलाफ लड़ाई में सक्सेसफुल रहती है। रक्का का शहर आइसिस से वापस छीन लिया जाता है और 2019 तक आते आते आइसिस का नामो निशान एक दो जगह को छोड़कर पूरी तरीके से मिट चुका होता है। तो मार्च 2019 का ये नक्शा देखिए आप कि क्या सिचुएशन थी उस वक्त। जो ऊपर येलो वाला एरिया है वो कर्डिश फोर्सेस हैं, जो एरिया कर्डिश फोर्सेस के कंट्रोल में है। रेड वाला एरिया असद की सीरियन आर्मी, देश के करीब 2/3 हिस्से पर इनका कब्जा अभी भी बना हुआ था। ग्रीन जो एरिया है वो रेबल्स का है। रेबल्स ने नॉर्थ वेस्ट में इडलिब के आसपास अपना गढ़ बना रखा था और थोड़ा साउथ में उनका एरिया था। और बीच में ब्लैक कलर के जो 2-3 छोटे छोटे रीजन्स आपको दिख रहे हैं, मार्च 2019 तक सिर्फ इन्हीं जगहों पर आइसिस बची थी। आइसिस को हराने के बाद ये पूरी एक स्टेलमेट की सिचुएशन बन जाती है। लेकिन अगले कुछ सालों में कुछ मेजर जियोपॉलिटिकल चेंजेस देखने को मिलते हैं। 2022 में रशिया यूक्रेन को इन्वेड करता है, जिसके बाद रशिया यूक्रेन वॉर शुरू होती है जो आज के दिन तक चल रही है। Tensions between Russia and the West are growing rapidly. President Biden considering deploying thousands of troops to Eastern Europe. इसके बाद 2023 में शुरू होती है इजराइल पैलेस्टीन वॉर, जिसमें हिजबुल्लाह और ईरान भी बीच में जुड़ जाते हैं। और हिजबुल्लाह के पास फाइटर्स की कमी थी, तो हिजबुल्लाह ने अपने फाइटर्स को सीरिया से वापस बुला लिया। इन दो बड़ी वॉर्स की वजह से असद के जो सबसे बड़े सपोर्टर्स थे, रशिया, ईरान और हिजबुल्लाह, वो अपनी लड़ाइयों में बिजी हो जाते हैं। ऐसी सिचुएशन में आप एक्सपेक्ट करोगे कि अगर आप बशार अल असद की जगह पर होते तो चुपचाप बैठे रहते, जो शांति बनी रही है सीरिया में उसे कंटिन्यू रहने देते। लेकिन नवंबर 2024 में असद की सरकार रेबल्स पर फिर से हमला करना शुरू कर देती है और ये बशार अल असद की एक बहुत बड़ी बेवकूफ़ी साबित होती है। 27 नवंबर 2024 रेबल्स सरकार के खिलाफ जवाबी हमला करना शुरू करते हैं। पहले उन्होंने सरकार को जवाब देने के लिए एक छोटे हमले की प्लानिंग की थी, लेकिन जब उन्होंने ये देखा कि सरकारी फोर्सेस आसानी से पीछे हट रही हैं, तो वो भी आगे बढ़ते रहे। सिर्फ 2 दिन के अंदर अंदर 29 नवंबर तक रेबल्स सीरिया के सबसे बड़े शहर और इकोनॉमिक कैपिटल अलेप्पो तक पहुंच गए। असद के पास इस बार रशिया और ईरान का कोई सपोर्ट नहीं था, तो 30 नवंबर को ही रेबल्स ने अलेप्पो पर कब्जा जमा लिया। Celebrating their victory, rebel fighters are in the streets of Aleppo. The Syrian government clearly abandoned both weapons and ammunition in a hurry. On the move at pace. रेबल्स ने देखा लोहा गर्म है, हथौड़ा मार दो, इससे अच्छा मौका शायद कभी ना मिले। बड़ी तेजी से ये लोग आगे बढ़ते रहे और एक के बाद एक शहरों पर कब्जा जमाते रहे। रशिया की नींद थोड़ी देर में खुली। उन्होंने बशार अल असद को सपोर्ट करने की कोशिश की एयर स्ट्राइक्स करके रेबल बेसिस पर, लेकिन वो रेबल्स को रोकने के लिए काफी नहीं थी। रशिया की खुद की आर्मी इतनी कम पड़ रही है यूक्रेन में लड़ाई करने के लिए कि उन्होंने नॉर्थ कोरिया से आर्मी को इंपोर्ट किया है पैसे देकर। तो यहाँ इस लड़ाई में असद को रशिया कितना सपोर्ट कर सकता आप समझ ही सकते हो। सीरियन आर्मी की स्ट्रॉन्गेस्ट यूनिट्स माने जाने वाली 4th आर्मर्ड डिवीजन और रिपब्लिकन गार्ड्स डेमास्कस के आसपास तैनात थी, ताकि सरकार पलटने की किसी भी कोशिश को रोका जा सके। लेकिन सीरिया की इकोनॉमिक हालत असद की सरकार में इतनी खराब हो गई थी कि करेंसी की वैल्यू घटने की वजह से यहाँ बेचारे गार्ड्स को अपनी सैलरी तक ढंग से नहीं मिल रही थी। जैसे ही रेबल्स इस आर्मी के सामने पहुंचे तो इन्होंने अपने हथियार डाल दिए। 8 दिसंबर 2024 डेमास्कस के शहर पर भी रेबल्स ने कब्जा जमा लिया। The big prize, the capital Damascus, fell without a fight. The Syrian army nowhere to be seen. यही वो दिन था जिसकी बात मैंने वीडियो के शुरू में करी थी। ये रेबल्स उस प्रिजन कैंप में पहुंचते हैं जहां पर ढेरों लोगों को टॉर्चर किया गया।
बशार अल असद के हाथों से जैसे ही कंट्रोल फिसलने लगा, वो तुरंत एरोप्लेन के अंदर बैठे और देश छोड़कर भाग गए। अभी रिपोर्ट्स आ रही हैं कि शायद उन्हें रशिया में असाइलम दिया जाएगा। Bashar al-Assad has reportedly arrived in Russia. कुछ इस तरीके से अंत होता है सीरिया में इस डिक्टेटरशिप का। सीरिया में लोग भारी संख्या में सड़कों पर उतरे सेलिब्रेट करने के लिए। डिक्टेटरशिप से आजादी का जश्न मनाया गया। असद के भागते ही लोग इनके प्रेसिडेंशियल पैलेस में गए और लूटना और जलाना शुरू कर दिया। इस वीडियो में आप देख सकते हो इस पैलेस के अंदर की कुछ गाड़ियां, कोई आर्ट वर्क लेकर जा रहा है तो कोई लग्जरी हैंडबैग्स चुरा कर लेकर जा रहा है। देश भर में लगे असद के परिवार के पोस्टर्स, बैनर्स और स्टैचूज को गिरा दिया जाता है। ये सीरियन सिविल वॉर ऑलमोस्ट 14 सालों तक चली। 5 लाख से ज्यादा लोगों की मौत हुई और 1.3 करोड़ लोग करीब डिस्प्लेस हुए। लगभग 48 लाख ऐसे लोग हैं जो रेफ्यूजीज के तौर पर बाहर के देशों में रह रहे हैं। लेकिन अब एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल यहाँ पर उठता है कि आगे क्या होगा। असल में कहानी की एंडिंग शायद इतनी भी होपफुल नहीं है। जिन रेबल्स ने असद को पावर से हटाया उनमें से कई लोग एक्सट्रीमिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस का हिस्सा है। 2012 में जब अल-कायदा की सीरियन ब्रांच के तौर पर जबत अल-नुसरा बनाया गया था तो उसके ज्यादातर लोग आईसिस में चले गए थे, लेकिन कुछ ऐसे लोग थे जो आईसिस में नहीं गए थे। इसी में से एक लीडर थे अबू मोहम्मद अल-जुलानी। इन्होंने 2016 में अल-कायदा के साथ सारे टाइज खत्म करने की अनाउंसमेंट की थी और जबत अल-नुसरा को डिसॉल्व करके हयात तहरीर अल-शाम नाम की एक नई ऑर्गेनाइजेशन बनाई थी। शॉर्ट में HTS कह सकते हो। इस ऑर्गेनाइजेशन के साथ कई सारी और भी ऑर्गेनाइजेशंस मर्ज हुई बाद में। ये HTS नॉर्थ वेस्ट सीरिया में इडलिब के आसपास अपनी सैल्वेशन सरकार भी चला रही थी। हालांकि इसके लीडर ने अपने आप को अब अल-कायदा से अलग करने की कोशिश की है, लेकिन अमेरिका, ब्रिटेन और कई सारे देश इस HTS को अल-कायदा का ही सपोर्टर मानते हैं। इनफैक्ट अमेरिका ने अबू मोहम्मद अल-जुलानी को पकड़ने के लिए $1 करोड़ का इनाम भी रखा हुआ है। इसके पीछे एक पुरानी कहानी है जो इराक और सद्दाम हुसैन से रिलेटेड है। लेकिन सबसे बड़ा डर अब सीरिया में ये सता रहा है लोगों को कि कोई एक्सट्रीमिस्ट सरकार ना आ जाए जिससे माइनॉरिटीज खतरे में पड़े। अल-जुलानी ने इस डर को खत्म करने के लिए पिछले कुछ समय में अपनी हार्डकोर इमेज बदलने की कोशिश की है। उन्होंने माइनॉरिटीज को अपने साथ लाने की कोशिश की है और खुद को जिहादी की जगह एक रिलीजियस नेशनलिस्ट लीडर के तौर पर एस्टैब्लिश कर रहे हैं। इसके अलावा आप आज के दिन का नक्शा देखोगे तो 2 और बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस हैं। नॉर्थ ईस्ट का जो बड़ा हिस्सा आप देख सकते हो वो सीरियास डेमोक्रेटिक फोर्सेस जो कर्डिश हैं वो उनके कंट्रोल में है। येलो वाले एरिया में टर्की द्वारा सपोर्टेड सीरियन नेशनल आर्मी का कंट्रोल है। अभी तहरीर अल-शाम ने 1 मार्च 2025 तक के लिए एक इंटरिम सरकार बनाई है। ये सरकार लोगों को बेसिक सर्विसेज प्रोवाइड करके देश को स्टेबल करने की कोशिश करेगी और इसी बीच बाकी फैक्शंस के साथ गवर्नमेंट बनाने की भी बात चल रही है। रेबल्स के सीरियन सैल्वेशन गवर्नमेंट के प्रधानमंत्री मोहम्मद अल-बाशिर इस सरकार के हेड होंगे। बशार अल-असद के पिता 30 सालों तक सीरिया के डिक्टेटर रहे थे और उसके बाद ये खुद 23 सालों तक डिक्टेटर बने रहे। इतना लंबा और स्ट्रॉन्ग रूल इनका रहा था, लेकिन सिर्फ 2 हफ्ते लगे इनकी डिक्टेटरशिप को ताश के पत्तों की तरह गिरने में। डिक्टेटरशिप्स अक्सर ऐसे ही गिरती हैं। अक्सर डिक्टेटर्स को पता ही नहीं होता कि उनके देश में चल क्या रहा है। इसे डिक्टेटर्स डिलेमा कहते हैं। एक डिक्टेटर के आसपास सभी चाटुकार लोग भरे होते हैं जो सिर्फ उसकी तारीफ करते रहते हैं, तो उसे कभी पता ही नहीं चल पाता कि देश की सच्चाई क्या है और इसी वजह से वो एक के बाद एक गलत, बेवकूफी भरे डिसीजंस लेते रहता है। ये कहना गलत नहीं होगा कि डिक्टेटर्स अपनी तबाही के बीज खुद ही बोते हैं, लेकिन असलियत में इसके खत्म होने के बाद लोगों को सही में आजादी मिल पाती है या नहीं, ये लोगों पर डिपेंड करता है। अब उम्मीद यही है कि सीरिया के लोगों को एक बेहतर जिंदगी मिलेगी, एक बेहतर सरकार मिलेगी। जो भी आगे देश का नया लीडर बने वो होपफुली इससे बेहतर हो। लेकिन क्या सही में ऐसा होगा, ये तो सिर्फ समय बताएगा। टेक्स्ट बुक को डाउनलोड करने का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और अब अगर आप मिडिल ईस्ट की जियोपॉलिटिक्स को बेहतर समझना चाहते हैं, इस रीजन में जो 3 रीजनल पावर्स हैं, इजराइल, सऊदी अरेबिया और ईरान, इन तीनों की एक दूसरे से क्या रिलेशनशिप है और कैसे ये देश एक दूसरे से कॉन्फ्लिक्ट में रहते हैं और अपने आसपास के देशों पर एक असर डालते हैं, तो इस चीज को मैंने डिटेल में एक्सप्लेन किया है इस वाले वीडियो में। यहां क्लिक करके देख सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।